कि आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करे, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? आरएस वनडे एग्जाम नहीं है, आपको मेंस भी देना है, बिल्कुल। आगे आपको इंटरव्यू भी देना है। यूपीएससी पैटर्न पे चल रहे हैं ताकि हमारी आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर सके। अब आरपीएससी जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर फैक्ट भी नजर आएगा सर, और उसी के अंदर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट नजर आएगा। करंट अफेयर्स को विद्यार्थी बहुत हल्के में भी लेते हैं और बहुत सीरियस भी लेते हैं। तो सर अब मैं आपको एक विद्यार्थी की सीट पे बिठा के प्रश्न पूछने वाला हूँ जी। सबसे पहले तो मेरा सूत्र तो वही रहेगा सर, SPR का जी। मारवाड़ी में कहावत है कि गिर को कर रे कनकड़ा, हिरण किसो घी खाए, आंख चरे पून बगे, घोड़ा स्यो आगे जाए। उत्कर्ष पिछले 23 वर्षों से लगातार अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ बना हुआ है। 2 टॉपिक डेली आपके प्री के चलेंगे, एक टॉपिक उसके साथ साथ मेंस का चलेगा जी। अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, अपने हौसलों को बुलंद रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज आरएएस एक परिचय सीजन 1 के एपिसोड 5 में। आज हमारा टॉपिक रहेगा आरएएस एग्जाम का बदलता पैटर्न, बदलता ट्रेंड। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लंबे समय से सिविल सेवाओं के साथ जुड़े उत्कर्ष के सिविल सर्विसेज के एकेडमिक हेड, भारत के इतिहास के एक्सपर्ट दौलत खान सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर आरएस का एग्ज़ाम जैसा कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो सर ऐसे में इस बदलते पैटर्न में जो ट्रेंड वगैरह एग्ज़ाम का चेंज हो रहा है, अगर किसी स्टूडेंट को आरएस के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी हो तो सर पहला संदेश आपका उनके लिए क्या रहेगा? सर आरएएस जो है राजस्थान की सबसे बड़ी सिविल सेवा के रूप में देख सकते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की। बिल्कुल। इस क्रम में कोई विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहा है उसको मेरा पहला सूत्र होगा SPR। सबसे पहले वो इस सिलेबस को, आरएस के सिलेबस, प्री और मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से देखे। नंबर 2, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, SP मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें कि किस प्रकार से ट्रेंड बदल रहा है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि उसके पास मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। तो S फॉर सिलेबस, P फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड R फॉर रिवीजन। अगर इस सूत्र को रख लिया तो वो सर एक निश्चित समय सीमा के अंदर इस एग्जाम को निकाल देगा। यानी कि आपको सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, और जैसा सर ने कहा कम जगहों से पढ़ें लेकिन ज़्यादा बार पढ़ें, यानी कि रिवीजन करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अगर देखा जाए तो पहले किस प्रकार के क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ रहा था आरएस के एग्जाम में, अगर हम विशेषकर बात करें प्रीलिम्स के एग्जाम में, और अब जो है वो अपन कह रहे हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, अगर स्टूडेंट को अपन ये समझाना चाहें? सर एक तो मैं बताना चाहूँगा कि 2023 और 2024 में बदलाव आएगा, क्योंकि सर बदलाव जो है वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगातार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो हमारे पेपर्स में बदलाव आएगा जी। इस क्रम में सर से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आरएएस 2012 के बाद में आरपीएससी जो है उससे पहले फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन 2012 के बाद 16, 18, 21, 23, 25 में, 24 में लगातार ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें फैक्चुअल के साथ साथ अब एनालिटिकल क्वेश्चंस प्री के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को सर फैक्चुअल के साथ साथ अपने डे फर्स्ट से उसको एनालिसिस और कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। यानी कि एनालिटिकल नॉलेज के साथ साथ जो फैक्चुअल डेटा है वो भी स्टूडेंट्स को तैयार करके रखना होगा, बिकॉज बिना फैक्चुअल डेटा के आप एनालिसिस कर नहीं सकते। सर ये दोनों चीज़ें आपस में सप्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जिसका जितना अच्छा एनालिसिस करेगा वो एनालिसिस कहीं ना कहीं फैक्चुअल डाटा के आधार पे करेगा। और प्री के बाद में आपको, क्योंकि आरएस वनडे एग्जाम नहीं है, आपको मेंस भी देना है, आगे आपको इंटरव्यू भी देना है, तो अभी से अगर आपके फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट प्लस एनालिसिस पर पकड़ बहुत शानदार होगी तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों पे एक स्टूडेंट को कमांड रखना होगा, तभी जाके वो आरएस जैसे एग्जाम में सक्सेस पा सकता है। बिल्कुल सर। अब सर आरएस के अगर सिलेबस पे एक नज़र डाली जाए तो सर प्री मेंस अलग अलग जो फेजेज हैं, फिर इंटरव्यू है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो सर इतने लंबे चौड़े सिलेबस में एक स्टूडेंट जो है वो सभी सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ तो नहीं बन सकता है।
तो सर ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं इसके साथ एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा जी सर। कि सर आरएस एग्जाम जो है वो एक खेल की तरह है, और खेल वही जीतेगा जिसके पास बेहतरीन रणनीति होगी। जी। अब उस रणनीति का पहला ही पार्ट जो मैंने आपको कहा सर, सिलेबस। जी। तो सबसे पहले सिलेबस का ध्यान तो रखना है, लेकिन ये देखना होगा सर कि चूंकि प्री का सिलेबस भी है और मेंस का सिलेबस भी है, तो सर कौन से ऐसे टॉपिक है जो प्री और मेंस में कॉमन है। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इंडियन पॉलिटी वहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जो है जो कॉमन पॉइंट्स है उसको बाहर निकाल ले, फिर वो टॉपिक देखे जो केवल प्री में मैथ्स और रीजनिंग, वो टॉपिक जो केवल मेंस में सोशियोलॉजी, नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, इसलिए वो 3 डिवाइड करके फिर आगे बढ़े सर। साथ ही साथ वापस कहना चाहूँगा कि सिलेबस में प्री और मेंस में सर 40% चीज़ें कॉमन हैं। बिल्कुल। उन कॉमन चीज़ों को अगर वो डे फर्स्ट से बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसकी प्री कहीं रुकेगी नहीं सर। जी। साथ ही साथ उसको अपना करंट अपडेशन जो है वो साथ साथ में करना होगा सर। जी, यानी कि सर ने कहा प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं हो सकती है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको तैयारी करनी होगी। और जैसा कि सर ने फॉर्मूला दिया SP और R, यानी कि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन, इसी फॉर्मूले को आपको शुरुआत से लेकर एंड तक साथ लेके चलना होगा। सर एक लाइन है जो हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, विशेषकर अपन RS के एग्जाम की बात करें तो लगातार सुनते आ रहे हैं, स्पेशली पिछले 2-3 वर्षों से। और सर वो लाइन ये है कि RPSC अब UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो सर एक स्टूडेंट को यदि समझना हो, हमें उसे समझाना हो कि RPSC UPSC के पैटर्न को फॉलो करे, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? सर मैं स्टूडेंट और टीचर्स से हट करके और मैं सबसे पहले सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ठीक है। प्रत्येक सरकार चाहती है कि उसके राज्य से अधिक लोग जो है IAS बने, सिविल सेवा में चयनित हो। जी। ये तभी हो पाएगा जब किसी राज्य का प्रशासनिक सेवा का सिलेबस और UPSC का सिलेबस मिलता जुलता हो। अगर इन दोनों सिलेबस में डिफरेंस होगा तो सर वो केवल अगर राज्य की कर रहा है तो स्टेट की कर पाएगा, और अगर वो UPSC कर रहा है तो UPSC कर पाएगा। इसलिए 2012 के बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ, हम लगातार UPSC पैटर्न पे चल रहे हैं ताकि हमारी RS की तैयारी करने वाला विद्यार्थी IAS का एग्जाम भी क्रैक कर सके। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है। दूसरा सर, UPSC का एक बहुत अच्छा पैटर्न है कि वो फैक्चुअल से ज़्यादा एनालिटिकल पार्ट पर ज़्यादा बल देती है। जी। और जितना अच्छा प्री के अंदर पर एनालिसिस पे होगा तो सर वो मेंस बच्चा उतना अच्छा लिखेगा। इसलिए आप देखोगे 16, 18, 23 में लगातार जो है फैक्चुअल के साथ साथ में एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक 1 लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब RPSC जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर फैक्ट भी नजर आएगा सर, और उसी के अंदर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट नजर आएगा। पहले विद्यार्थी करके जाते थे कि करो या मरो नारा किस में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि करो या मरो नारे के साथ साथ 3 पॉइंट और दे दिए गए कि इनमें से कौन सा इससे सही है। इससे आप समझ सकते हो सर कि उसमें फैक्चुअल के साथ साथ में कॉन्सेप्ट पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। और मेंस में भी आप देखोगे सर तो 2024 का जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें गांधी जी के सिद्धांतों के साथ साथ 3 दशकों को जोड़ते हुए उसकी रेलिवेंसी पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं अपना पैटर्न निश्चित रूप से RPSC बदल रही है, और बदलना भी चाहिए, क्योंकि सर इससे फायदा फाइनली पढ़ने वाले विद्यार्थियों को होगा सर। बिल्कुल, यानी कि RPSC अब UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रही है। सर ने कहा इसका मतलब यह है कि आपको खाली फैक्चुअल नॉलेज लेके अब आप RS नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपको फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल नॉलेज यानी कि जो विश्लेषण है वो भी करना आना चाहिए। बिल्कुल। और सर ने एग्जाम्पल भी दिया कि प्रीलिम्स के एग्जाम में कथन आधारित यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर RS के एग्जाम में हम सुनते हैं, हम पेपर भी देख रहे हैं, करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सर स्पेशली अगर प्रीलिम्स के पेपर की बात की जाए तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। सर एक स्टूडेंट है वो करंट अफेयर्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सर करंट एक ऐसा पोर्शन है जो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने पढ़ लिया और आप उसको फिर बाद में रिवाइज करते रहे, वो डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो सर करंट अफेयर्स किस प्रकार से RPSC जो है वो पूछ रहा है RS के एग्जाम में, और एक स्टूडेंट को कितना पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, कैसे कवर किया जाए? सर करंट अफेयर्स को विद्यार्थी बहुत हल्के में भी लेते हैं और बहुत सीरियस भी लेते हैं। मेरा मानना है कि न ज़्यादा हल्के में लें, ज़्यादा सीरियस लें, बल्कि उसको जैसे हम सांस लेते हैं उन सांसों की तरह वो उस करंट को पढ़े। सर
करंट इश्यूज को सबसे पहले वो कई पार्ट्स में डिवाइड कर दे सर। ठीक है। जैसे वो हो गया पॉलिटिकल करंट इश्यूज, साइंस से रिलेटेड करंट इश्यूज, हिस्ट्री से रिलेटेड करंट इश्यूज, उसको डिवाइड कर दे, ज्योग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन। अब सर आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, जहां पर करंट इश्यूज दिखाई दे रहा है सर, वहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल। बल्कि जहां दिखाई दे रहा है उसके बैक साइड से क्वेश्चन आएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं सर। जी। रशिया यूक्रेन वार जो है वो एक तरीके से करंट भी है और एक डेड जीके भी हो गया है, क्योंकि पिछले 3 साल से वो चल रहा है। लेकिन फिर भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है सर, अलग अलग रूप में। जैसे क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी में पूछा गया कि यूक्रेन की सीमाएं निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ मिलती है। तो बच्चा तो कहीं ना कहीं वार याद करके गया था, लेकिन पूछ लिया ज्योग्राफी को। जी। ऐसी सर अभी इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, बिल्कुल। और वो पूछ लेगा भूमध्य सागर से लगने वाले देश कौन से हैं, इस टाइप से। अभी लेटेस्ट आप देखिए सर, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आसियान की समिट सिंगापुर के अंदर हुई है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी याद करके गया कि आसियान का सम्मेलन सिंगापुर में हुआ। अब एग्जामिनर पूछा है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। बिल्कुल। आप देखो सर कितना बेहतरीन उसने विश्लेषण किया है कि उसने आसियान समिट को नहीं पूछा है, बल्कि उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पूछा कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। अगर एक विद्यार्थी जो केवल जीके पढ़ता है, करंट पढ़ता ही नहीं है, वो सोचेगा कि इस बार जब मैं आऊंगा तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस सबको याद करके आऊंगा कौन सा देश कहां पर है। तो सर आप बताओ क्या कर पाएगा वो? बिल्कुल। उसको खबरों को विश्लेषित करना होगा कि यार जो खबर चल रही है उसके बैक साइड से क्वेश्चन क्या चल रहा है। सर मैं कह रहा हूं जैसे अभी ट्रंप चर्चा में है, तो हर कोई व्यक्ति ट्रंप की लेटेस्ट चीजों को पढ़ रहा होगा, जबकि एग्जामिनर जो है इनका जो लास्ट टर्म था पिछले वाला, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए सर कम से कम 1 साल का करंट इश्यूज तो पढ़े, लेकिन वो चीजें जो अभी करंट में है लेकिन उनका कहीं पास्ट में कोई संपर्क रहा है तो उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान से न पूछ करके पीछे वाले से क्वेश्चन आ सकता है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप वाला बिल्कुल वो भी आ सकता है सर एग्जाम के। यानी कि जैसा कि दौलत सर कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो आपको जो ओवर एक्सपोजर हो जाता है न्यूज़ में, वो आरपीएससी पूछना अवॉइड करता है, और उसके पीछे जो चीज़ चल रही है उसे पूछा जाता है। और उसके साथ साथ करंट को कम से कम 1 साल का तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो इश्यू है, जो मुद्दा है, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी भी उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो आपको कवर करके जाना होगा। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ हमने आरएस के एग्जाम्स में देखी है, जो आरपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है 2013, 16, 18, 21। इस समय एक अलग तरीके से पेपर आ रहा था। सर पिछले 2 जो पेपर्स हुए हैं, स्पेशली 23 और 24, इसमें आरपीएससी ने और अपना जो है वो पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। और सर एक चीज़ जो दोनों पेपर्स में कॉमन देखी गई है कि आरएस के एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं, और उसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ यानी कि नीतियाँ, चाहे भारत सरकार हो, केंद्र सरकार, और चाहे राजस्थान की राज्य सरकार हो, सर इनको बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है। तो सर एज ए स्टूडेंट अगर हमें गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ तैयार करनी हो तो क्या तरीका रहे, और सर बेस्ट क्या सोर्स रहे जहाँ से अपन सरकारी योजनाएं तैयार कर सकते हैं? सर मेरा मानना है कि सबसे पहले तो राजस्थान सरकार या भारत सरकार की योजनाओं को पूछा ही क्यों जा रहा है, हम इस पे देखते हैं। जी सर एक तो वर्तमान में जैसे कि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है जी, तो चूंकि वह सेंटर में भी सेम पार्टी की और स्टेट में भी सेम पार्टी की, दोनों में से किसी की भी योजनाएं पूछी जा सकती है। जी। दूसरा सर योजनाएं पूछते क्यों हैं? हर सरकार चाहती है कि उनकी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, और विद्यार्थी वो माध्यम है जो उसको याद करके अगर उसके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कई जगह पर एनालिसिस होगा, तो सरकार की योजनाओं का अपने आप ही जन जन तक वो योजना पहुंच जाएगी। इसलिए सर योजनाएं आना तो तय है। जी। अब वो योजनाओं को अगर आप याद करते हो तो सर उसको कई एस्पेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, सामाजिक पार्ट के अंदर, उसके राजनीतिक पार्ट के अंदर, उसकी आर्थिक पार्ट के अंदर, और जो सबसे अधिक यूनिक होगी, जैसे मनरेगा योजना थी, जैसे वर्तमान राजस्थान सरकार की कोई योजना है, तो वो जो पहले वाला किसी ने किया नहीं, इन्होंने किया है, तो उसके पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी। जी। रिसोर्सेज मेरा मानना है कि सर अगर सरकार का बजट हम पढ़ लें, उस संबंधित जो मंत्रालय, उसकी मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट पे जाके हम वो डेटा कलेक्ट करें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जैक्टली ओरिजिनल डाटा मिलेगा, जहाँ पर गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होगी सर। मतलब बजट सर्वे और उस संबंधित मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके हमें उन योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए सर।
जी, यानी कि ऑथेंटिक सोर्सेज जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं वहाँ से योजनाओं को तैयार किया जाए, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं डायरेक्ट वहाँ से पढ़ा जाए। सर अभी हमने सेमिनार जो किया था, जी। एसआई का सेमिनार किया था और उससे पहले आरएस का जो सेमिनार किया था, जी। उसमें हमने ये प्रयास किया कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी हमने सर एक 20-25 पेज की बुकलेट बहुत शानदार तैयार की है। जी। वो बुकलेट हमारे सेमिनार में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सबको फ्री में बांटी। हमारे विद्यार्थी जो क्लास में जो उनको देते ही देते हैं जी। उसको सर हमने बहुत इजी बनाया है। योजना क्या है, उसका क्या प्रोविजन है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके मेन बिंदु है, पहले वाली से योजना अलग कैसे है, जी। वो हमने पूरा रेडीमेड बना के दे दिया। अगर वैसा कहीं मार्केट में आप पढ़ सकते हो वो सबसे बेस्ट रहेगा सर। बिल्कुल सर, यहीं से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि आरएस की सेमिनार और एसआई की सेमिनार, सर एक विद्यार्थी है जो एसआई की यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, तो क्या वो एसआई की तैयारी करके आरएस के एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकता है? सर मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आरएस और एसआई का सिलेबस एक जैसा है। सर वो एक जैसा है, लेकिन आरएस जो है वो टेस्ट मैच है जी। और एसआई जो है वो वनडे है सर। उसमें केवल एक दिन एग्जाम होगा, उसमें 3 चरण है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये सत्य है सर कि आरएस प्री का लगभग 90% सिलेबस जो है वो जीके जीएस का आपका एसआई जैसा है। मैं इसको एक अलग वे में लेता हूं कि सर अगर कोई विद्यार्थी आरएस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर लेता है, आरएस प्री के पेपर को बहुत अच्छे से कर लेता है, वो निश्चित रूप से एसआई को क्रैक कर देगा सर। जी, यानी कि अगर आप आरएस की एसआई की तैयारी हैं, करते हो आप आरएस को क्रैक नहीं कर सकते सर। हाँ। क्योंकि प्री लेवल पर तो जा सकते हो लेकिन आपको मेंस देना है वहां पर। बिल्कुल। और मेंस जो है 15-50-100 शब्दों में लिखना होगा, लेकिन शैली भी होगी, प्लस उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस के अंदर है, प्रशासकीय नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, विधि व्यवहार, ये सब वहां पर नहीं है। तो सर आरएस का विद्यार्थी जो है वो एसआई क्रैक कर सकता है, लेकिन एसआई वाला आरएस को करे सर ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं। यानी कि अगर आप आरएस के एग्जाम को सिंसियरली प्रिपेयर करते एसआई हैं वाला करता है तो फिर उसको वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा सर, तभी कर सकता है। और उसको आंसर राइटिंग वगैरह सारी करनी पड़ेगी, यानी कि आरएस की तैयारी करके एसआई के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, संभावना है। लेकिन आप केवल एसआई की तैयारी करके आरएस का प्री तो फिर भी निकाल देंगे जैसा सर कह रहे हैं, लेकिन मेंस जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का पेपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक चीज़ जो स्टूडेंट्स जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स की बात की जाए तो सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कट ऑफ को लेके, क्योंकि सर हम पिछले 2-3 बार से देख रहे हैं आरएस के प्रीलिम्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कट ऑफ में, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। और कट ऑफ प्रेडिक्शन अगर हम कहें तो हॉबी भी है, हर कोई कट ऑफ को प्रेडिक्ट करता है। तो सर एक स्टूडेंट का माइंडसेट अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो सर कट ऑफ का क्या करें? क्या उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए या कट ऑफ को आपको दिमाग से निकाल के पेपर को उसकी मेरिट के आधार पर अटेम्प्ट करना चाहिए? सर कोई विद्यार्थी जो आरएस का एग्जाम दे रहा है तो उसको ये तो देखना चाहिए कि कट ऑफ कितना गया है, ठीक है, लेकिन उसी कट ऑफ को अपने आगे वाले एग्जाम के पास होने के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं मानना चाहिए। जी। जैसे सर हर्ट्स की जो वेव चलती है सर, वैसे ही सर आरएस में कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। आप पहले से विद्यार्थी को कहीं हम ये कह दें पॉडकास्ट के माध्यम से, किसी यूट्यूब के माध्यम से कि आप इतने क्वेश्चंस तो वहाँ जरूर करके आना। आरएस 2023 में कट ऑफ गई है सर 100, जो पहली बार गई, लेकिन 24 के अंदर वो कट ऑफ कम होकर के सर 71 के आसपास ही आ गई। जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर अपने प्री एग्जाम में अपना बेस्ट करने का प्रयास करें। कट ऑफ जो है वो बार बार बदल रही है जी। हर विद्यार्थी और हर पेपर का सिनेरियो अलग अलग है सर, इसलिए मैं पहले से तय नहीं करना चाहिए कि मैं इतने क्वेश्चन करके आऊँगा, इतने में पास हो जाऊँगा। वो उसके लिए सुसाइड अटैक हो सकता है सर, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मुकम्मल तैयारी करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सर वो पेपर देना चाहिए। फिर उसके अंदर कितने वैकेंसी है, कितने लाख बच्चे बैठे हैं, कैसा पेपर आया है, किस प्रकार की तैयारी थी, पेपर का किस लेवल क्या था, वो जो है सर कट ऑफ तय करता है। यानी कि कट ऑफ आप पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं जाएं। जैसा कि दौलत सर ने कहा, पिछले 2-3 पेपर्स की कट ऑफ का आइडिया बिल्कुल आपको होना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वैकेंसीज कितनी है जिस वर्ष आप एग्जाम लिख रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है। और सर मेरा मानना है अगर आप अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं तो आपको 15-20 मिनट में आइडिया लग जाता है कि पेपर डिफिकल्ट आया है या आसान आया है। बिल्कुल सर। और उसके अकॉर्डिंग पेपर जब बच्चा पेपर दे रहा होता है ना सर, उस समय उसको एट द स्पॉट, क्योंकि क्वेश्चंस कई इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि बच्चे पर आते हुए भी साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है जी। इसलिए उस समय थोड़ा उसको कठिन लगता है।
लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट वो उसको झेलता है, आगे बढ़ता है, अपना मेमोराइज करता है, तो उसको सॉल्व कर देता है। आरएस आईएएस जैसे पेपर्स में सर अगर किसी विद्यार्थी को 40% क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे आ रहे हैं तो ये मान लीजिए उसकी एक्सीलेंट तैयारी है। बिल्कुल। और कोई बच्चा ये सोचेगा यार मुझे तो 40 ही आ रहे हैं, तो वो रह जाएगा और वो बहुत सारे उसमें फिलअप कर दिए उसने, तो वो नेगेटिव मार्किंग से बाहर हो जाएगा सर। बिल्कुल। तो सर अब मैं आपको एक विद्यार्थी की सीट पे बिठा के प्रश्न पूछने वाला हूँ कि सर अगर आप एक स्टूडेंट होते और आरएस की तैयारी कर रहे होते तो सर आप इस एग्ज़ाम के चेंजिंग ट्रेंड को देखते हुए किस तरह से अपनी तैयारी को प्लान करते, कैसे आपकी सर रणनीति रहती कि आप एक ही बार में एग्ज़ाम को प्री मेंस इंटरव्यू क्रैक करके और एक अच्छी रैंक हासिल कर पाए? सर मैं तो चाहे मैं बैठूं, चाहे मेरा विद्यार्थी बैठे, चाहे मैं विद्यार्थी बन के बैठूं, जी, सबसे पहले तो मेरा सूत्र तो वही रहेगा सर, SPR का। जी। सबसे पहले मैं सिलेबस को देखूंगा, एग्जैक्टली आरएस का सिलेबस क्या है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये ट्रेंडिंग देखूंगा कि प्री में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी। और ये पिछले 5 साल का ट्रेंड बता रहा है सर कि जिस विद्यार्थी ने राजस्थान के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लिया, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान सरकार करंट इसमें योजनाएं शामिल हो, अगर ये 5 पार्ट कर लिए तो 55 से लेकर 60% तो उसने ग्रिप में ले लिया सर। बिल्कुल। तो पहली रणनीति तो मेरी रहेगी कि राजस्थान के टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से करूँ। दूसरा, मैं साइंस बैकग्राउंड से अगर हूँ सर तो मैं मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छे करूँगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग प्लस करंट इश्यूज और कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लिए तो प्री मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा सर। जी। एक सर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्री में 100% करके आऊँगा, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं प्री में मेरा प्री किसी भी हालत में मेरा प्री क्वालिफाई होना चाहिए, ये वाला। सर दूसरी मेरी रणनीति रहेगी कि मैं ये देखूं कि प्री और मेंस जो है उसमें कौन से टॉपिक कॉमन है, उन कॉमन टॉपिक में से मैं साथ साथ में आंसर राइटिंग शुरू कर दूं, क्योंकि सर आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं होगी। मैं 15-50 शब्दों की प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ में कर दूंगा। तीसरा सर, उत्कर्ष जैसे संस्थान ने आरएस के मॉक अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, तो मॉक की घबराहट वहां से खत्म हो सकती है। जी। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू ये सर कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं, एक ही प्रक्रिया का पार्ट है। जितना फैक्चुअल अच्छा होगा, जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जितना एनालिसिस अच्छा होगा, उसका इंटरव्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसमें तैयार हो रहा है। जी। और साथ ही साथ सर मैं करंट इश्यूज के लिए हमेशा ध्यान रखूंगा कि एक अखबार में सबसे पहले वो खबरें पढूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो खबरें नहीं पढूं जहां से एग्जाम में नहीं आएगा। सर विद्यार्थी वो पढ़ता है जैसे कहीं चोरी हो गई, कहीं पर कोई मर्डर हो गया, उनको बड़े चाव से पढ़ता यानी कि सेंसेशनल न्यूज़ ज़्यादा पढ़ी जाती है। वो एग्जाम में आती नहीं है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड खबरों को देखता तक नहीं है सर, उस पेपर को पलट देता है वो। जी। इसलिए उसको इकोनॉमिक्स हमेशा हार्ड लगती है। अगर वो डे फर्स्ट से उसने इकोनॉमिक्स वाले पेज में रुचि कर दी, डे फर्स्ट से उसने स्पोर्ट्स में अगर क्रिकेट के अलावा अन्य स्पोर्ट्स में रुचि रखी, तो वो पार्ट उसका स्वतः ही तैयार होते जाएगा सर। बिल्कुल। मैं अपनी दीवार पे सर सिलेबस को चिपका दूंगा और सिलेबस का डेली अपनी सिलेबस को अपनी गीता मान करके उसका अध्ययन करूंगा, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी सर। बिल्कुल। तो यानी कि अगर सिलेबस के ऊपर आपका कमांड होगा तो जैसे सर ने कहा, आप न्यूज़पेपर ऑटोमेटिकली इस तरह से पढ़ेंगे कि जो एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रासंगिक न्यूज़ है उसी पर ज़्यादा फोकस होगा। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने कहा, आरएस का एग्ज़ाम कोई 1 डे इंटरनेशनल मैच जैसा नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। यानी कि लंबे समय तक 1.5 साल 2 साल तक आपको आरएस की कंटिन्यूस तैयारी करनी होती है, तब जाके आप इस एग्ज़ाम में सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। तो सर इतना लंबा जो प्रिपरेशन का फेज़ है इस एग्ज़ाम का, सर इसमें सफलता के लिए कॉन्फिडेंस, एक स्टूडेंट अपना आत्मविश्वास जो है वो कैसे बनाए रखे और उसका क्या रोल रहता है सर, इतना लंबा तैयारी का फेज़ है उसमें? सर आत्मविश्वास में एक शब्द जुड़ा हुआ है, विश्वास। जी। वो विश्वास, मेरा मानना है कि सर वो विश्वास 3 जगहों पे टिका हुआ है। सबसे पहले तो मैं आरएस बन सकता हूं, ये विश्वास, मतलब अपने आप पर विश्वास। दूसरा, जहां मैं पढ़ रहा हूं, जिस कोचिंग में पढ़ रहा हूं उस पर विश्वास, मतलब खुद पर विश्वास, अपनों पे विश्वास जी, और परमात्मा पे विश्वास। ये 3 विश्वास जैसे किए तो आप में आत्मविश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। और सर मारवाड़ी में कहावत है कि गिर को कर रे कनकड़ा, हिरण किसो घी खाए, आंख चरे पून भगे, घोड़ा स्यो आगे जाए। कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है, फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। किस दम पर? अपने कॉन्फिडेंस के दम पर। बिल्कुल। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना बहुत जरूरी है। और कई बार सर ये कॉन्फिडेंस जो आता है
वो SPR से आएगा सर। बार बार रिवीजन करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। सही रणनीति होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कमजोर तब होगा जब हमारी रणनीति कमजोर होगी सर। जी, तो सर अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर आपको 20 से ज़्यादा वर्षों का सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, आपने एग्ज़ाम्स के बदलते हुए पैटर्न भी देखे हैं। तो सर अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उत्कर्ष जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो उसे सर यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या खास मिलेगा? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्कर्ष पिछले 23 वर्षों से लगातार अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ बना हुआ है। मार्केट में लगातार नए नए नवाचारों के साथ बना हुआ है। ये उत्कर्ष की पहली प्रामाणिकता है सर, जो विद्यार्थियों का विश्वास है। आज लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अब आपने कहा सर विद्यार्थी जुड़ता है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे उत्कर्ष की ओर आकर्षित करती है? सर नंबर 1, हम डे फर्स्ट हमारी पहली क्लास के अंदर ही हम आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चों को 15-50 शब्दों में कैसे लिखना चाहिए। प्लस साथ ही साथ हम प्री और मेंस में हमने एक बना रखा है 2+1 का सूत्र बना रखा है सर कि 2 टॉपिक डेली आपके प्री के चलेंगे, 1 टॉपिक उसके साथ साथ मेंस का चलेगा। जी, हमारी हर ऑफलाइन की क्लास के साथ में आपको ऑनलाइन एक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा और हमारा ऑनलाइन एक्सेस ऐसा है जैसे लगता है कि विद्यार्थी ऑफलाइन बैठ के देख रहा हो, इतनी क्वालिटी हमारी ऑनलाइन की बेस्ट है। 3 नंबर 4, हर महीने आपको मासिक समसामयिक पत्रिका मिलेगी सर। जी, बेस्ट फैकल्टीज़ का कॉम्बिनेशन, राजस्थान का सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पर मिलेगी। सबसे बढ़कर आंसर राइटिंग के सेशंस अलग से लगाए जाएंगे सर। हमने उत्कर्ष एकमात्र ऐसा संस्थान है जो फाउंडेशन बेच के विद्यार्थियों की मॉक ले रहा है। उसके हमने कई वीडियोस जो है यूट्यूब पर भी डाले हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को हम तैयार करते हैं कि फाउंडेशन बेस से उनको तैयार किया जाए। थर्ड सर हमने ये कर रखा है कि 1 महीने में 3 टेस्ट लेंगे। पहला प्री ओरिएंटेड, दूसरा मेंस और तीसरा करंट इश्यूज ओरिएंटेड कि करंट इश्यूज कैसे पढ़ना चाहिए, वो उसको हर महीने उसकी प्रगति के बारे में उसको पता लग जाए। फिर वो विद्यार्थी जो हमारे यहाँ उत्कर्ष से सेलेक्ट होके गए हैं उनके सेशंस, जैसे अभी हमने जयपुर सेंटर पे माधव जी का लगाया जो IPS है, ताकि बच्चे उनको देख करके मोटिवेट हो सकें। सबसे बढ़कर सर एक विद्यार्थी का जब डिबेट सेशन होता है, जब ऐसे की पूरी क्लास में उसकी आंसर राइटिंग होती है, तो डिबेट और आंसर राइटिंग के ऐसे के माध्यम से उसके लिखने की जो है वो सर और अच्छी होती है। और सबसे बढ़कर हम कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम भी रखते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी आपस में गेट टुगेदर होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है सर। तो ये थे दौलत खान सर जिन्होंने अपने लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर हमें यह समझाने की कोशिश की कि RS का एग्ज़ाम का जो पैटर्न और ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऐसे परिवेश में एक स्टूडेंट जो अब RS की तैयारी शुरू कर रहा हो या स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हों, वो कैसे इस ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से विद्यार्थियों को संदेश है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, अपने हौसलों को बुलंद रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पॉडकास्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही है और RS एग्जाम की तैयारी में आपके लिए ये बहुत सहायक साबित हो रही है। आप और किस प्रकार के टॉपिक्स पर और किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या उस कमेंट सेक्शन में दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। धन्यवाद।